My name is नरेंद्रनाथ गौतम. I am reading 12th class science. तो आज का हमारा टॉपिक है आइंस्टीन की समीकरण. जैसे कि आप जानते हैं आइंस्टीन की समीकरण होती है E बराबर mc स्क्वायर. तो प्राचीन समय में क्या था, लोगों का तथ्य था कि ये ऊर्जा जो है वो द्रव्यमान के रूप में कभी बदली नहीं जा सकती. ठीक है, उन्होंने कहा कि ये ऊर्जा द्रव्यमान के रूप में कभी नहीं बदल सकती, या ऊर्जा द्रव्यमान के रूप में बदली नहीं जा सकती, या द्रव्यमान ऊर्जा के रूप में नहीं बदल सकता. ठीक है, तो आइंस्टीन ने इसको विफल करा. उन्होंने कहा नहीं, जो भी द्रव्यमान होगा वो किसी भी चीज की ऊर्जा होगी. जितना तुम्हारा द्रव्यमान अधिक होगा उतनी ऊर्जा अधिक होगी. ठीक है, वास्तव में द्रव्यमान ऊर्जा का ही एक स्रोत होता है. ठीक है, द्रव्यमान ऊर्जा से उत्पन्न होता है और इस ऊर्जा को हम गतिज ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा या अन्य ऊर्जाओं में रूप में रूपांतरित कर सकते हैं. और आप देखते हैं E बराबर mc स्क्वायर. ठीक है, इस समीकरण के अनुसार यह बहुत फेमस समीकरण थी जो आइंस्टीन के द्वारा दी गई है. इसके द्वारा ही वो सबसे महानतम वैज्ञानिक कहलाए थे. क्यों? क्योंकि द्रव्यमान ऊर्जा के रूप में कैसे परिवर्तित होगी. अब आप देख सकते हैं, उन्होंने ये संबंध निकाला कि जो ये द्रव्यमान होता है E बराबर mc स्क्वायर, ये किसी कण का द्रव्यमान होगा. ठीक है, और ये c जो प्रकाश की चाल होगी उसके वर्ग के गुणनफल के बराबर होगा किसी वस्तु की ऊर्जा होगी. ठीक है, ऊर्जा द्रव्यमान का एक स्रोत है. और इसी के अनुसार हम किसी भी अभिक्रिया जैसे कि 2H2O या कुछ हो सकती है, ठीक है, इसका परिकलन कर सकते हैं. तो इसके अनुसार ही हम नवीन संस्था के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे कि यदि किसी अभिक्रिया में द्रव्यमान के साथ साथ ऊर्जा का परिकलन करते हुए प्रारंभिक ऊर्जा और प्रारंभिक द्रव्यमान और अंतिम ऊर्जा और अंतिम द्रव्यमान को परिकलित करें, तभी उसका संतुलन समान होगा. अन्यथा यदि हम एक पद को लेते हैं तो दूसरा पद कुछ व्यर्थ रह जाएगा. ठीक है, ऊर्जा भी उसके साथ हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तभी जाके किसी अभिक्रिया का टोटल वेट जो होगा वो बराबर आएगा, टोटल ऊर्जा समान आएगी, टोटल द्रव्यमान समान आएगा. ठीक है, तो इसी प्रकार नाभिक में आप देखते हैं, नाभिक में अब इस समीकरण की तुम्हें वो बताता हूं उपयोग क्या है. हम देखते हैं जैसे मेरा भार 50 किलोग्राम है. ठीक है, 50 या 55 60 हो सकता है. ठीक है, 60 मान लिया मैंने, 60 या 50 मान लो. प्रत्येक क्रिया की विपरीत आपका कितना भी व्युत्क्रम कीजिए आपको सब बराबर आएगा. ऊर्जा द्रव्यमान सब निकाल के सब बराबर आ जाएंगे. तो आज के लिए बस इतना ही. धन्यवाद. आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब. My name is Satakshi Singh from class 11 and today's my topic is क्रिया प्रतिक्रिया का नियम. गति का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम. प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है. क्रिया और प्रतिक्रिया बल विपरीत वस्तुओं पर कार्य करता है, मतलब दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करता है. क्रिया बल अगर हम आगे की ओर लगाएंगे तो प्रतिक्रिया बल पीछे की ओर लगेगा. इसके एग्जाम्पल जो होते हैं, सबसे पहला एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि पृथ्वी पर मनुष्य का चलना. जब हम चलते हैं तो हमारे पैरों द्वारा जो पृथ्वी पर बल लगाया जाता है वो क्रिया बल होता है. उसी के विपरीत पृथ्वी द्वारा हमारे पैरों पर बल लगाया जाता है वो प्रतिक्रिया बल होता है. इसी के कारण हम आगे बढ़ सकते हैं. दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा इसका बंदूक से गोली चलना. जब हम बंदूक से गोली चलाते हैं तो बंदूक द्वारा गोली पर लगाया गया जो बल होता है वो क्रिया बल होता है, और गोली जो उसके बराबर और विपरीत दिशा में बल लगाती है वो प्रतिक्रिया बल होता है, जिसकी वजह से हम पीछे की ओर. ऐसे हम न्यूटन के थर्ड लॉ का पता लगा सकते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कैसे कार्य करता है. आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू. हो गई चालू. हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है निखिल कुमार. स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल रितु स्टडी पॉइंट में. तो आज का हमारा टॉपिक है जड़त्व. जड़त्व होता है प्रत्येक वस्तु में यह गुण पाया जाता है कि वह अपनी भ्रामवस्था एक समान गति की अवस्था को बनाए रखने का विरोध करती है. जैसे कि हम चलते हुए कोई चीज ऊपर से हम गिराएं इस शेप में, अगर हम यहाँ से गिराएं तो वो आगे चलती रहेगी, चलती कुछ समय के बाद रुक जाती है. तो यही एक गुण है जड़त्व. वही अपनी गति की अवस्था को बनाए रखने का प्रयास करती है. तो जड़त्व तीन प्रकार के होते हैं: भ्राम का जड़त्व, गति का जड़त्व तथा दिशा का जड़त्व. हम पहले बात कर लेते हैं भ्राम के जड़त्व की. इस जड़त्व के कारण कोई भी वस्तु अपनी भ्राम अवस्था को बनाए रखने का प्रयास करती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे. इस प्रकार से आप कोई भी वस्तु, घर में एक उदाहरण के लिए कोई भी वस्तु ले लीजिए कि अगर कोई वस्तु रखी है तो वो रखी ही रहेगी चाहे कुछ भी हो, जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता या हम अपने हाथ से कोई हिलाए ना या कुछ ना करें. ठीक है, कोई इसका एग्जाम्पल सीधा यही होता है कि घर में रखी प्रत्येक वस्तु विराम की जड़त्व का उदाहरण है. अब हम आते हैं अपने दूसरे लॉ
दूसरे जड़त्व गति के जड़त्व अगर इस जड़त्व के कारण कोई भी वस्तु अपनी एक समान गति की अवस्था को बनाए रखने का प्रयास करती है। इस गति के उदाहरण होते हैं जैसे कि चलती हुई गाड़ी में अचानक ब्रेक लगने से आप आगे की ओर जाते हैं। ये तो आप जाहिर सी बात है कि आपको एक अनुभव होता है कि आप रेल बस गाड़ी या किसी भी सब चीज में सफर करते हैं, वहां पर आपको खड़े होते हैं तो अचानक से जब गाड़ी चलते चलते रुक जाते तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, तो वहां पर लगता है गति का दूसरा जड़त्व। तीसरा हमारा टॉपिक है दिशा का जड़त्व। इस दिशा में कोई भी वस्तु अपनी दिशा को बनाए रखने का प्रयास करती है। इसके ज्यादा उदाहरण तो नहीं, लेकिन फिर मैं 2 उदाहरण आपको देना चाहूंगा। एक तो बारिश पड़ते हुए, क्या आपने देखा कभी बारिश उल्टी तो नहीं जाती ना, वो जिस दिशा से गिरती है उसी दिशा में नीचे को आती है। कभी देखा हो ना ऊपर जाने, और इस पेड़ की शाखा से जो फल गिराए जाते हैं वो भी नीचे को आ जाते हैं। और जो साइकिल का जो पहिया मोटरसाइकिल का जो उसमें मरघाट लगा हुआ होता है, जो उससे गारा फेंकता है, वो उसकी दिशा के जड़त्व को मोड़ देता है। और बारिश में लगाने का छाता भी यही काम करता है। तो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। टुडे इज माय टॉपिक फिजिकल क्वांटिटीज। और यह दो प्रकार की होती है, एक अदिश राशि, एक सदिश राशि। अदिश राशि जो होती है वह केवल उसे व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। वह अदिश राशि कहलाती है। और उसका जो एग्जाम्पल होता है वो होता है ऊर्जा, द्रव्यमान, आयतन आदि। और सदिश राशि वह राशि होती है जिसे व्यक्त करने के लिए दिशा परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, वह सदिश राशि होती है। और इसका जो एग्जाम्पल होता है वो होता है बल, वेग, त्वरण आदि। थैंक यू। माय नेम इज पंकज कुमार सिंह, आई रीड इन क्लास 12th। आज से मेरा टॉपिक है डी ब्रोगली समीकरण। तो डी ब्रोगली समीकरण क्या होती है? सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि कण के साथ साथ तरंग की भांति व्यवहार करते हैं। तो इसलिए इन्हें देखकर डी ब्रोगली ने एक समीकरण व्युत्पन्न की जिसे डी ब्रोगली समीकरण कहते हैं। तो प्लांक के इसकी व्युत्पत्ति देख लेते हैं हम। प्लांक के सिद्धांत के अनुसार E बराबर hν होता है। और आइंस्टीन के द्रव्यमान समीकरण के अनुसार E बराबर mc² होता है। इसे समीकरण 1 मान लेते हैं, इसे समीकरण 2। समीकरण 1 बाय 2 से देखते हैं कि E बराबर hν इज इक्वल टू mc²। चूंकि हमें पता है μ इज इक्वल टू c/λ होता है, तो इसलिए hc/λ इज इक्वल टू mc²। इसे कट जाएगा एक c, h/λ इज इक्वल टू mc। यहाँ से तरंग दैर्घ्य निकल जाएगी इसकी, λ इज इक्वल टू h/mc। चूंकि हमें पता है कण का संवेग p बराबर mc होता है, तो यहाँ पर रख देंगे λ इज इक्वल टू h/p। ये होती है हमारी डी ब्रोगली समीकरण। चूंकि कण का संवेग c बराबर v होता है, तो इसलिए h/λ बराबर h/mv, ये भी एक डी ब्रोगली समीकरण होती है। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज श्रद्धा फ्रॉम क्लास 11। माय टॉपिक इज संरक्षित ऊर्जा। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज श्रद्धा फ्रॉम क्लास 11। माय टॉपिक इज संरक्षित नियम। फर्स्ट इज द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप के अर्थात द्रव्यमान हमेशा संरक्षित रहता है। सेकंड इज ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा को किसी भी रूप में ना तो बनाया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। थर्ड इज संवेग संरक्षण का नियम। यदि किसी पृथक निकाय पर कोई बाह्य बल ना लगाएं तो पृथक निकाय Hello guys, I am Abhi and I am class 8th and my topic is property of metals and non-metals. First property metals 2 टाइप के होते हैं, एक केमिकल एंड एक फिजिकल। ओके, फिजिकल में फर्स्ट है मेलेबिलिटी एंड सेकंड डक्टिलिटी एंड थर्ड है कंडक्टर ऑफ हीट। मेलेबिलिटी वो होते हैं जो मतलब ऐसे मेटल्स जिन्हें हम बीट करके किसी सीड में कन्वर्ट कर सकते हैं, उन्हें हम मेलेबिलिटी कहते हैं। इसके एग्जांपल हैं
एल्युमिनियम, आयरन एंड इट्स ड्यूक्लेटिव मतलब जिन मेटल्स को हम खींच के या फिर मतलब इनकी वायर बना सकते हैं वो होते हैं हमारे ड्यूक्लेटिव में आते हैं। ये हो सकते हैं हमारे एल्युमिनियम, सिल्वर, गोल्ड एंड आयरन के भी होते हैं। कंडक्टर ऑफ हीट, वो ऐसे मेटल्स जो हीट के गुड कंडक्टर होते हैं उन्हें कंडक्टर ऑफ हीट कहते हैं। My name is शिवानी, आई एम रीडिंग क्लास 11। आज का हमारा टॉपिक है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव वह होता है किसी द्रव का पृष्ठ तनाव की माप उस बल द्वारा की जाती है जो किसी उस बल द्वारा की जाती है जो द्रव के पृष्ठ तनाव की अरे चुप जाओ जो द्रव के पृष्ठ तनाव पर खींची गई किसी काल्पनिक रेखा के प्रति एकांक लंबाई पर रेखा के लंबवत तथा पृष्ठ के तल पर कार्य करता है। पृष्ठ तनाव का सूत्र ये इसकी विमा होती है MLT-2 अपॉन L। तो इसकी विमा MT-2 आ गई और इसका मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर। थैंक यू। My name is Nancy Singh. I read in class 8. So today's my topic is coal. So coal is formed by about 300 million year ago. The dead plant and vegetation get buried into the soil and get deposited by the soil. And by the high pressure and high temperature, it slowly get converted into coal. And the slow process of conversion of coal, of dead vegetation into coal is known as carbonization. And when coal processed in industries, it releases three types of fuels. There are coke, coal gas and coal tar. So coke is a black, tough and porous substance that have an unpleasant smell. And coal gas is formed in the process of getting coke from coal, and coal tar is having unpleasant smell, and it is made up of 200 substances, and it is used in making up roads, etc. Thank you. Hello everyone, my name is Priyanshi Singh. I read in class 6. So today my topic is classification of objects. So we can classify objects in three types. The first type is opaque. So what are opaque objects? Opaque objects are the objects through which we cannot see. And now what are the transparent objects? So transparent objects are the objects through which we can see clearly and the light can also pass through them. And what are translucent? So translucent objects are the object through which very less light can pass and we cannot see through them clearly. Thank you. My name is Piyush Kumar from class 11th. So topic is universal law of gravitational. Every object in a universe is attracted to force which is directly proportional to product of their masses, inversely proportional to square of the distance. So the force equals to F and points of masses M1 and M2. So which is directly proportional to product of their masses is equation बनेगी F proportional M1 M2. इसे इक्वेशन बनवा लेते हैं. And inversely proportional to square of distance F proportional M upon R square. Equation 2. तो from equation 1 and 2 तो जब हम इसकी इक्वेशन 1 की इक्वेशन 2 से कंपेरिजन करेंगे तो F से F क्रॉस नहीं होगा. F प्रोपोर्शनल M1 M2 अपॉन
R2 इक्वल नहीं आएगा, प्रोपोर्शनल M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। तो जो ये प्रोपोर्शनल है इसे हम जब हटाएंगे तो इसकी जगह एक कांस्टेंट जुड़ेगा, वो कांस्टेंट होगा विग जी, यानी कि कैपिटल जी।